नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड ये वीडियो मानव जनन तंत्र अपने ही शरीर का ही एक तंत्र है। तो आइए हम सीधा स्टार्ट कर लेते हैं इस टॉपिक को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखो किस किस को पढ़ेंगे। हमारे कुछ बिंदु होंगे, जैसे सबसे पहला होगा जनन। जनन क्या होता है, इसका प्रकार क्या है, इसकी आवश्यकताएं क्या है, ये हम देखेंगे। और हम देखेंगे लैंगिक विरूपता। और एक इसी के साथ हम देखेंगे द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं। प्यूबर्टी को हम देखेंगे और विविपेरिटी यानी जरायुजता। इन बिंदुओं को हम इस वीडियो में देखेंगे। और मानव जनन तंत्र में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, उसको हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। ये कुछ बेसिक चीज है, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनन की। जनन होता ही क्या है। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं कि जनन क्या होता है, तो जनन का मतलब होता है अपने समान जननक्षम जीव को उत्पन्न करना। देखो यहाँ हर एक शब्द का मतलब है। अगर आपको इतना ध्यान हो जाता है, इस बात को आप सरल समझ लेते हैं बातों को, तो आपको परिभाषा रटने की आवश्यकता भी नहीं होती है। सबसे पहला होता है अपने समान। मतलब जैसे मनुष्य अगर नया जीव पैदा करता है तो वो मनुष्य ही करता है। नीम का पेड़ निबोड़ देता है तो उससे नीम ही बनता है। कोई भी जीव हो वो अपने ही समान से जीव उत्पन्न करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा भी नहीं होता है कि वो अपने ही समान 100% अपने ही समान संतति को उत्पन्न करते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो जैसे मेरी संतान होती सेम टू सेम मेरी कॉपी होती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है, लेकिन वो अपने समान है। यानी मनुष्य है तो वो मनुष्य देगा, ऐसे नहीं कि गाय का बच्चा दे देगा। अब बात करते हैं जननक्षम। जननक्षम का अर्थ होता है जिस संतान को जन्म दिया वो संतान भी आगे जन्म दे सकती है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी संतान को जन्म दिया और वो संतान आगे बच्चा नहीं दे पाए। वो संतान है वो भी जननक्षम होती है, यानी ये भी नई संतानों को उत्पन्न कर सकती है और नया जीव उत्पन्न करती है। यानी अपने ही समान जननक्षम नया जीव उत्पन्न करती है। देखो जैसे मान लो दो जानवर है, जैसे गधा और घोड़ा। अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा देते हैं तो एक जानवर बनता है खच्चर। अब यहाँ पे देखो ये नया जीव पैदा हो गया है, लेकिन ये एक जनन नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात अपने समान नहीं है ये। ना ये घोड़ा है ना ये गधा, एक नया जानवर पैदा हुआ है खच्चर। और दूसरा जननक्षम, ये जननक्षम भी है। आगे ये खच्चर पैदा नहीं कर सकता, यानी खच्चर है वो खच्चर पैदा नहीं कर सकता। घोड़े और गधे की ही आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे जनन नहीं है, नया जीव उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए हमें ये बेसिक्स देखनी होगी कि जीव जो पैदा होगा वो अपने समान होना चाहिए, और दूसरा जननक्षम, वो और बच्चे दे सके। ऐसे जीव की उत्पत्ति को ही हम कहते हैं जनन। इस जनन में देखो इसके प्रकारों की बात कर लेते हैं हम लोग। प्रकार तो देखो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होगा अलैंगिक जनन। अब लैंगिक और अलैंगिक ये लिंग से संबंधित है। अर्थात यहां पे हम देखेंगे कि जो जनक होते हैं वो दो होते हैं और यहां जनक होगा वो एक होगा। सबसे बड़ा अंतर यही है। अब जनक और संतति, इन दो शब्दों को समझ लेते हैं कि जनक क्या है और संतति क्या है, संतानें क्या है। जनक को हम कह सकते हैं अपने जो माता पिता हैं वो हमारे जनक है। जिन्होंने जन्म दिया, जो जन्म देने वाला है वो जनक कहलाएगा। और जिसको जन्म दिया है, यानी यहाँ पे हम स्वयं आएंगे, वो संतति है। यानी जनक संतति को जन्म देते हैं। जब दो जनक होते हैं, जैसे हमारे ऐसे होता है माता और पिता, ये दोनों मिलकर एक संतान को जन्म देते हैं, यहाँ पे संतान आती है तो ये जनक हो गई, ये संतति हो गई। और दोनों ने मिलकर एक संतान, ये संतानें ज्यादा भी हो सकती है कि जैसे आपने देखा होगा कुत्ते बिल्लियों में, कुत्ता कितने एक से ज्यादा बच्चे दे सकता है। तो लेकिन माता पिता दो होंगी। शर्त यह है संतान कितनी होगी ये मैंने यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है जनक। अगर जनक दो हैं तो वो लैंगिक जनन होगा, और अलैंगिक जनन अगर जनक एक है तो वहां पे अलैंगिक जनन होगा। इंपॉर्टेंट बात यही है। अब देखो लैंगिक जनन हम क्योंकि मानव जनन तंत्र पढ़ रहे हैं और मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है, अर्थात जनक दो होते हैं। ऐसा होने का देखो फायदा क्या होता है, हम ही जानते हैं। अगर मनुष्य की कोशिका है तो उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, तो पहले इनसे युग्मक बनाए जाते हैं 23। और ये जैसे मान लो नर है
और ये मादा यानी माता और पिता है, उनमें भी 46 होते हैं, फिर उनसे युग्मक बढ़ते हैं, उनमें 23 होते हैं, और ये वापस 46 हो जाते हैं। दो कोशिका यानी अंडाणु और शुक्राणु दो मिलते हैं, और दोनों के मिलने से युग्मनज बढ़ता है, उससे आगे बच्चे का विकास होता है। तो गुणसूत्रों की संख्या माता पिता के समान बनी रहती है। अगर ऐसा नहीं होता, अर्थसूत्री विभाजन को नहीं किया जाता, तो ये संख्या यहाँ 46 की जगह 92 आ जाती, और फिर आगे ये संख्या लगातार बढ़ती जाती। और जैसे जैसे पीढ़ियों की संख्या बढ़ेगी, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ेगी, और कोशिका के अंदर गुणसूत्र नजर आएंगे, और कोई काम ही नहीं होगा। इसलिए इस गुणसूत्र की संख्या को भी बैलेंस किया जाता है कि जितने गुणसूत्र हैं उतने ही आए। अब देखो यहां लैंगिक जनन की अपन चर्चा कर लिए अपन ने कि ये जो लैंगिक जनन है इसको अपन थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसको देखने के लिए हमें लैंगिक द्विरूपता समझनी होगी। अगर मैं इसको इंग्लिश में बात करूं तो इसके लिए टर्म है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। डाई का मतलब होता है दो। ये क्या है? क्योंकि लैंगिक जनन में नर और मादा दो होंगे। अब उन दोनों को अगर अलग अलग पहचाना जा सकता है तो वो लैंगिक द्विरूपता कहेंगे उसको। अगर नहीं पहचाना जाए कि माता कौन और पिता कौन, ऐसा होता है जैसे मान लो कबूतर है, तो कबूतर और कबूतरी दोनों को बाहर से देख के हम नहीं पहचान सकते, दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं। तो बाह्य लक्षणों के आधार पर अगर हम देखकर नर और मादा को पहचान सकते हैं तो हम बोलेंगे कि उनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। और मनुष्य में ये पाई जाती है क्योंकि महिला और पुरुष को हम देखते ही पहचान लेते हैं। अब देखो जिनके आधार पे हम पहचानते हैं उनको बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण या लैंगिक लक्षण कह देते हैं। द्वितीय का मतलब ये बाद में डेवलप होते हैं, इसलिए इनको द्वितीयक लैंगिक लक्षण बोलते हैं। अब मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से, यानी किन किन लक्षणों के आधार पे हम नर और पुरुष में अंतर कर सकते हैं। तो अब हमें लैंगिक लक्षणों की एक टेबल बना लेते हैं कि नर में कौन से लक्षण पाए जाते हैं और मादा में क्यों। ये दोनों में सेम नहीं होंगे, अगर सेम ही होंगे तो फिर अंतर नहीं कर पाएंगे। तो इधर लिख देता हूं मैं नर के लक्षण और इधर मैं लिख देता हूं मादा के लक्षण। अब देखो इन लक्षणों को याद रखने का तरीका कई बार भूल जाते हैं, कौन से लक्षण किधर। तो अपना शरीर है, हम ऊपर से चालू करते हैं, अपने ऊपरी शरीर से। जैसे आपने देखा होगा बाल, महिलाओं के बाल लंबे और पुरुषों के छोटे, लेकिन पुरुष भी बालों को लंबा कर सकता है, इसलिए ये कोई लक्षण नहीं है। उसके बाद में हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो पहला लक्षण हमें नजर आता है कि यहाँ पे दाढ़ी मूछ दिखती है। दाढ़ी मूछ, लेकिन यहां पे दाढ़ी मूछ नहीं पाई जाती महिलाओं के अंदर। उससे हम थोड़ा सा दाढ़ी मूछ से थोड़ा सा नीचे आएंगे, गले की ओर, कंठ की ओर अगर हम आते हैं तो यहां आवाज भारी मिलती है, मोटी आवाज, आवाज भारी होगी और यहाँ पे आवाज पतली होगी। होता क्या है, कंठ के अंदर दो वोकल कॉर्ड डले हुए रहते हैं और उन वोकल कॉर्ड में हवा बाहर निकलती है तो कंपन होता है। पुरुषों के अंदर जो कंपन की संख्या होती है वो 500 हर्ट्ज होती है और महिलाओं के अंदर कंपनों की संख्या होती है 1000। ये फिक्स नहीं है, लगभग है, औसत है। पुरुषों के अंदर कंपन 500 कम है, महिलाओं में ज्यादा है। जब भी कंपन ज्यादा होते हैं तो आवाज पतली हो जाती है, वो बारीक हो जाती है। अब कंठ से थोड़ा नीचे अगर हम आते हैं तो ऊपरी भाग यानी सीने की बात करें तो इनका सीना चौड़ा होगा और इनका सीना चौड़ा नहीं होगा। इनका कमर के नीचे वाला भाग, यहां मैं कहूं इसी में ऐड कर रहा हूं क्योंकि अलग से नहीं लिखेंगे, यहां पे नीचे पहुंच गए। इनका सीना चौड़ा होगा, इनका कमर का नीचे वाला भाग, स्तंभ है वो, सॉरी नितंब है वो चौड़े होंगे, कमर का नीचे का भाग वो चौड़ा होगा। उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो अपन बात करते हैं स्तन। यहां स्तन होते हैं अल्प विकसित और यहां विकसित। इनका काम होता है बच्चे को दूध पिलाना। इनमें दूध का निर्माण होता है जो बच्चे के पोषण के काम में आता है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो खाना पीना इतना नहीं कर सकता है, तो उसको लगभग 6 महीने तक पोषण की, बाह्य पोषण की आवश्यकता होगी और वो मिलता है दूध से, और दूध बनता है स्तन ग्रंथियों में। स्तनधारियों का ये मुख्य लक्षण है। नर के अंदर भी पाए तो जाते हैं लेकिन वो अल्प विकसित है, यानी कम विकसित रूप के अंदर पाए जाते हैं। उससे थोड़ा देखो कमर वाला मैंने बता ही दिया है। और उससे अगर नीचे आ जाते हैं अपन तो इनके अंदर जनन अंग है वो वृषण पाया जाता है, जो कि बाहर रहते हैं, उदर गुहा से बाहर ये दिखते हैं, लेकिन यहां दिखते नहीं, शरीर के
अंदर रहते हैं, यहाँ पाए जाते हैं अंडाशय, और ये अंदर रहते हैं, दिखते नहीं है। तो जनन अंग है, उनके अंदर भी अंतर होता है। और देखो जनन अंग है तो यहाँ पे एक हार्मोन बनता है, और उस हार्मोन के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो मैं लिख देता हूं, हार्मोन बनता है यहाँ पे, उस हार्मोन वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण में ही बनता है। वैसे वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन उनके ये लक्षण आ रहे हैं, वो सारे लक्षणों के लिए जिम्मेदार वही है। और यहाँ पे अंडाशय में दो हार्मोन बनते हैं, एक हार्मोन बनता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो आगे इनको पढ़ेंगे भी हम, ये कैसे कहां पर बनते हैं। अभी आप नाम देख लें कि ये दो हार्मोन बनते हैं। मादा के अंदर जो भी लक्षण विकसित हो रहे हैं उनके लिए उत्तरदायी यही हार्मोन है। नर में द्वितीय लैंगिक लक्षण विकसित हो रहे हैं, उसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, वृषण के अंदर ये बनता है। आगे देखो, अगर मैं पूरी त्वचा की बात करूं, दो लक्षण ऐसे हैं जो शरीर में ऐसे नहीं है। अगर मैं त्वचा की बात करूं तो यहाँ की त्वचा बहुत सख्त होगी, कठोर होगी, मजबूत होगी, और यहाँ की त्वचा है वो कोमल होगी, मुलायम होगी। ये भी एक गुण है। अगर छू के देखेंगे तो महिला की या मादा की है त्वचा वो सॉफ्ट मिलेगी, और पुरुष की है वो सख्त मिलती है। एक गुण इनके अंदर रज चक्र पाया जाता है, या रजोधर्म कह सकते हैं, यानी माहवारी। हाँ, ये बात है कि ये गुण एनी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन महीने में कम से कम 5 दिन या 7 दिन तो ये देखने को मिलता है। इससे भी अंतर कर सकते हैं, लेकिन पुरुषों के अंदर नहीं पाई जाती। तो ये अपन ने देखा है कि लक्षण है वो कुछ नर में पाए जाते हैं और कुछ मादा में पाए जाते हैं, इनमें अंतर होता है, और इन लक्षणों के आधार पर ही हम पहचान सकते हैं कि ये नर है, ये मादा है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यूबर्टी की ओर। प्यूबर्टी, देखो प्यूबर्टी क्या है, इसको हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलेंगे यौनारंभ, और नाम से पता चल रहा है यौवन का आरंभ होता है। देखो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म लेते ही प्रारंभ नहीं होती है। बच्चे ने अभी जन्म लिया है तो वो पहले खुद को डेवलप करेगा, बड़ा होगा, खुद विकसित होगा, उसके बाद में बच्चे देगा। जैसे मान लो नीम का पेड़ है, तो ऐसे नहीं कि आज नीम उगा है हर कल से वो निम्बोली देना चालू कर देगा, ऐसा नहीं होगा। पहले उसको बड़ा होना पड़ेगा, खुद को डेवलप होना पड़ेगा, फूल लेने की कैपेसिटी उसको अर्जित करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो कर सकता है। ये भी ऐसी ही अवस्था है। ये बताता है ये अवस्था प्रारंभ हो जाएगी, ये अवस्था जब पूरी हो जाएगी तब वो बच्चा देने के योग्य हो जाएगा, यानी जनन समय हो जाएगा। अभी जनन की क्षमता है नहीं होती। जैसे बच्चे ने जन्म लिया है 5 साल 10 साल, तो वो जनन नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी उसके जनन अंग है वो परिपक्व नहीं हुए। तो जनन अंगों का परिपक्वन प्रारंभ होना ही है वो यौनारंभ कहलाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रकट होना, क्योंकि द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो अभी हमने देखे थे वो कब आएंगे, जब यौनारंभ हो जाएगा, उसके बाद ये प्रारंभ हो जाते हैं। अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो सबसे पहला जो लक्षण प्रारंभ होता है वो रजोधर्म या स्तनों के विकसित होने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। फिर दाढ़ी मूंछ आना, ये लक्षण है क्योंकि बच्चा जन्म लेता है तब ये लक्षण उन पर उपस्थित नहीं होते हैं। इस अवस्था के आने के बाद ही द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होने लगता है, यानी प्यूबर्टी यानी यौनारंभ। अब देखो इसको थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं, इसमें थोड़ा अंतर होता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो 0 से लेकर 6 साल तक, यानी जन्म लिया है और 6 साल तक वो कहलाता है शिशु, और 6 से लेकर 12 तक का वो कहलाता है बालक, यानी ये बाल्य अवस्था होती है। और 12 से लेकर 18 इसको हम बोलते हैं किशोर अवस्था, टीन एज, 13 14 टीन लगता है इसलिए इसको कहते हैं टीन एज, किशोर अवस्था। और 18 के बाद, 18 से लेके मृत्यु तक, यानी 18 के बाद लिख सकते हैं। 18 के बाद की अवस्था होती है वो वयस्क अवस्था होती है, वयस्क। अब ये जन्म के लिए तैयार है। आपने ऐसे भी सुना होगा कि जो शादी की उम्र है भारत के अंदर, अगर लड़का है तो उसकी शादी की उम्र होती है 21 वर्ष, न्यूनतम है ये, और लड़की है उसकी है 18 वर्ष। अब आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा कि लड़की की 18 और लड़के की 21, ये क्यों? दोनों की 18 रख देते या दोनों की 21 रख देते, ऐसा क्यों नहीं किया? इसका भी क्या कारण है? तो इसके पीछे भी अपने शरीर में होने वाले डेवलपमेंट है, वही कारक है। अब देखो ये जो प्यूबर्टी प्रारंभ होती है, यानी जैसे ही द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का आना प्रारंभ होता है, तो अगर मैं लड़की की बात करूं
तो लड़की में 12 साल से लेकर 14 साल, 12 से लेकर 14 वर्ष के भीतर ये प्रारंभ हो जाती है। यानी किसी में 12 में हो सकती है, किसी में 13 में, किसी में 14। तो एक रेंज है कि 12 से लेकर 14 वर्ष में ये अवस्था प्रारंभ हो जाएगी। और अगर मैं लड़के की बात करूं तो यहाँ 13 से लेकर 15, और कुछ किताबों में ऐसे भी मिलता है 14 से लेकर 16, यानी 1 या 2 साल लेट स्टार्ट होता है। 12 में प्रारंभ हो गया, यहाँ पे 13 में प्रारंभ हो रहा है। यानी लड़के के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का आना, या सीधी सीधी बात करें कि परिपक्वता की ओर जाना है, वो लेट प्रारंभ होता है। और लेट प्रारंभ होगा तो इधर भी लेट ही रखना पड़ेगा शादी की उम्र। इसलिए लड़कियां पहले परिपक्व होती है, उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास जल्दी हो जाता है, तो उनकी उम्र कम रखी गई है और उनकी उम्र ज्यादा रखी है, यही कारण। तो ये थी प्यूबर्टी। एक शब्द और देख लेते हैं। देखो, ये जो विकास हो रहा है, यौनारंभ हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, और द्वितीयक लैंगिक लक्षण लैंगिक जनन है मनुष्य के अंदर। और लैंगिक जनन होने के कारण 2 जनक हैं, नर और मादा, उनमें जो विकास होगा यानी बच्चा बनाना होगा वो मादा के शरीर में बनेगा। तो मादा को इस तरह से तैयार होना है कि वो बच्चे को 9 महीने तक पेट में रख सके, पूरे विकास बच्चे का कर सके। इस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। और जो जनन अंगों का विकास है, जनन अंग है, वो भी इसी प्रकार से है कि वो बच्चे को किस प्रकार से डेवलपमेंट के लिए 9 महीने तक रखेंगे। मनुष्य के अंदर देखो, जन्म देने वाले यानी जो जनन करने वाले, लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अंडज और एक होते हैं जरायुज। इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मनुष्य एक जरायुज प्राणी है। जरायुज का अर्थ होता है बच्चे देने वाला होता है। बच्चे देने वाला है तो बच्चे को माता के शरीर में रखना होगा, अंदर रखा जाएगा, उसी हिसाब से उसके जनन अंगों का विकास होगा। अंडज को बोलते हैं ये अंडे देने वाले हैं, जैसे मुर्गी, पक्षी वगैरह, सांप वगैरह से। और जरायुज का मतलब ये बच्चे देने वाले होते हैं, बच्चे देने वाले, ये सीधे बच्चे देंगे। तो ये अपन ने देखा है जनन तंत्र। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।